Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Sana, your mentor. This is my first YouTube channel, which is named as Geek Chem Curiosity. This channel is basically for the chemistry learning. जो कि 9th क्लास का सिलेबस चेंज हुआ है तो बहुत से स्टूडेंट्स को इश्यूज हैं कि हमने केमिस्ट्री को कैसे याद करने हैं. एक्चुअली इट्स अ वेरी लिटिल बिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स को मसला होता है कि हमने क्या याद करना है, कितना याद करना है, और इवन कि ये भी कि हमने राइट कैसे करना है. तो इस चैनल के अंदर मैं आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी कि हमने कैसे राइट करना है, चीज़ों को कैसे याद करने हैं, एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ. और इसके इस चैनल के अंदर और इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को सबसे पहले कवर करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड का हिस्सा है. 9th क्लास की बुक लेंगे हम चैप्टर वाइज. जैसे जैसे हमारी बुक के अंदर चैप्टर वाइज प्रेजेंट है, जो जो मटेरियल प्रेजेंट है, उसी के ऊपर ही जस्ट फोकस करेंगे और अपनी केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करेंगे. और इस तरह से फिर हम नेक्स्ट मूव करते चले जाएंगे आगे नेक्स्ट क्लास की तरफ. So just stay tuned and connected with this geek and curiosity. तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मैटर एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर. हमारी बुक के अंदर ये सेकंड टॉपिक पे आता है. फर्स्ट में कुछ ब्रांचेस हैं जो कि स्टूडेंट्स इजीली कवर कर लेते हैं. मेन टॉपिक जो अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैटर एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर. तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैटर क्या है. तो मैटर वो तमाम तर चीज़ें जो कि कैरी करती हैं वेट, वो चीज़ें जिनका कोई ना कोई वेट है या कोई वो जगह लेती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैटर. एक्सेप्ट एनर्जी, एनीथिंग दैट हैज सम वेट एंड occupies some volume is called matter except energy. तो इसको अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करें ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन के साथ जज कर सकते हैं, मतलब जिसे हम टच कर सकते हो, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो तमाम तरह चीज़ें हमारे पास मैटर के अंदर आती हैं. लाइक चेयर, डेस्क, बिल्डिंग, जूसेस, वाटर, मिल्क, इवन यू एंड मी आर ऑल आर मैटर. नेक्स्ट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर. कॉमन जो हमारे पास स्टेट्स हैं जो कि स्टडी की जाती हैं वो हमारे पास 4 हैं. पहली हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड द प्लाज्मा. हैव यू एवर वंडर्ड why these states are different from each other? कि ये 4 स्टेट्स जो अभी हमने पढ़ी हैं, इनको हमने क्यों अलग अलग नेम किए हैं, ये क्यों एक दूसरे से डिफरेंट हैं. अगर तो आपको इसका आंसर पता है तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. So the next is the answer of this question. These states that we have learned, solid, liquid, gas and plasma, are basically different from each other due to these 3 factors. Let's discuss one by one. First is the strength of intermolecular forces. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर का वर्ड कहीं भी आ जाए इसका मतलब है कि किसी के दरमियान. इंटर मीन बिटवीन, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. लाइक हमारे पास कोई भी एक मैटर है, लाइक वाटर है या कुछ भी है, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल और उसका तीसरा मॉलिक्यूल. इस तरह से हमारे पास कोई भी मैटर है तो उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से अरेंज, इनके दरमियान जो फोर्स है जिसने इनको होल्ड किया हुआ है इकट्ठे, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. मतलब ये वाले जो हमने पार्टिकल्स अभी बनाए हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से अरेंज हैं, इनका कोई रेगुलर पैटर्न है, इरेगुलरली अरेंज्ड है, या ऐसे ही बस मिक्सअप हुए हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी है. नेक्स्ट हमारे पास की डिस्टेंस कैसा है, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंटरमीडिएट है. तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली हमें बताते हैं कि हमारे पास जो मैटर की स्टेट है वो कौन सी है. मतलब इन 3 फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं कि ये जो स्टेट है ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या प्लाज्मा है. तो वन बाय वन हम इन 4 स्टेट्स को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट है वो है गैस. अब गैस तो बहुत से स्टूडेंट्स ने देखी होगी, क्या होती है, एयर. जैसे हमारे पास एयर है, हवा, वो भी एक तरह की गैस ही है. तो ये गैस मॉलिक्यूल्स होते कैसे हैं. तो पहली बात इसमें क्या आ रही है, गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट.
वाइडली अपार्ट मतलब ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल दिखाया गया, गैस दिखाई गई है, इसके अंदर हमारे पास ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर है, इनके दरमियान ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है। सो दे आर वाइडली अपार्ट, दे हैव नो ऑर्डर। अब आप लोगों ने देखा कि इसके दरमियान कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है, रेगुलरली अरेंज हुए हैं। नेक्स्ट वन इज द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब मॉलिक्यूलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा वीक होती हैं, मॉलिक्यूल्स उतनी ही ज्यादा एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। जितनी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो उतना ही एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं। अब क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा वाइडली अपार्ट है, इस वजह से इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो भी कैसी हैं, वीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्रेसिबल। इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इनको प्रेस कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल है, उसको हमने इतने बीकर में डाला हुआ है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐसे इरेगुलरली फैले हुए होंगे। तो जैसे ही हम इसी बीकर को कंप्रेस कर देते हैं, इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे, और ये प्रेस होता होता इसको हम यहाँ नीचे ले आते हैं, तो क्या होगा कि सारे मॉलिक्यूल यहाँ जमा हो जाएंगे इसकी बॉटम के अंदर ही। तो इस तरह से हमारे पास इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी D is equal to m over p। डेंसिटी इज इक्वल टू mass by वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्योंकि ये दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, जैसे अभी हमने यहाँ देखा, इनके दरमियान इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है तो इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। अब जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब उनका भारीपन, वो बहुत हल्के होती हैं। नेक्स्ट, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसकी कोई भी डेफिनेट, इसका कोई भी स्पेसिफिक ना तो शेप होती है और ना ही वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है। मतलब आप इसको अगर एक बीकर के अंदर डालें तो ये उसकी शेप ले लेगा, इसको आप ग्लास में डालें उसकी शेप ले लेगी गैस। और अगर आप इसको किसी भी राउंड बॉटम में, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, किसी भी शेप में डालें ये उसकी शेप ले लेगी। सेम इस तरह से इसका वॉल्यूम भी ऐसे ही है। आप इसको एक बड़े कंटेनर में डालें, सपोज 500 वॉल्यूम लीटर में डालें, तब उसमें सारे में फैल जाएगी। और सेम इसी तरह से अगर इसको आप 1 लीटर किसी बीकर में डालेंगे तो ये उसके अंदर भी सारे में एक्सटेंड हो जाएगी। इसको कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरह के बीकर के अंदर, कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड्स। अब सेकंड स्टेट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है लिक्विड। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी तकरीबन गैस की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें काफी चीजों का डिफरेंस आ रहा होता है। लाइक हमारे पास पहली चीज जो आ रही है वो क्या आ रही है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच्ड। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनके दरमियान स्पेस ज्यादा होती है, लेकिन इसमें क्या कि ये क्लोजली अटैच होते हैं। लेकिन इतना भी ज्यादा क्लोजली अटैच नहीं होते कि ये मूव ना कर सकें। लेकिन लाइक जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास जो गैस लिक्विड की मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत करीब करीब तो है, लेकिन फिर भी उनके दरमियान थोड़ी थोड़ी गैप है। इस गैप की वजह से वो क्या है, मूव कर सकते हैं, मूविंग रैंडमली, ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सिग्निफिकेंट मतलब इनके दरमियान जो फोर्सेज हैं वो एप्रिशिएबल हैं, वो गैस की तरह वीक नहीं है और ना ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो क्लोजली अटैच हो जाए या फिर वो मूव ना कर सकें। तो इनकी जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं ये सिग्निफिकेंट है, मतलब एप्रिशिएबल है। नेक्स्ट, दे आर नॉट जनरली कंप्रेसिबल। इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लाइक आप वाटर की एग्जांपल ले लें तो क्या, अगर आपके पास एक ग्लास वाटर है, आप उसको कंप्रेस करके एक छोटे से ग्लास में या एक छोटे से कप में डाल सकते हैं, नहीं ना। तो इस मतलब है कि जो हमारे पास लिक्विड है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी वाटर की, गैस के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा होती है। सो दे हैव हायर डेंसिटीज देन द गैसेस। गैसेस के मुकाबले में इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम गैसेस के मुकाबले में कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी कोई शेप नहीं होती लेकिन इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सपोज आपके पास एक ग्लास वाटर है, अगर आप उसको किसी बीकर में डाल दे तो ये उसकी शेप ले लेता है। आप इसको रेक्टेंगुलर बीकर में डालें, सर्कुलर बीकर में डालें, जिस तरह की बीकर में डालें कि उसकी शेप तो ले लेगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आपके पास अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो बेशक आप उसको एक ग्लास में डालें, उसको एक बीकर में डालें, किसी बड़े कंटेनर में डालें, छोटे कंटेनर में डालें, वो हमेशा लीटर का लीटर ही रहेगा, वो कभी भी हाफ लीटर या उससे लीटर से कम नहीं हो जाएगा। सो इट मीन्स इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। So the next one is solid.
और हमारे पास सॉलिड जो है वो बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तकरीबन चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही होती हैं वो सॉलिड ही होती हैं। तो सॉलिड इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। अब ये कैसी होती है? अब इसकी जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली अटैच्ड हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक आइस आइस की फॉर्म दी गई है सॉलिड की, उसमें दिखाया गया कि हमारे पास ये जो सॉलिड के अंदर ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत क्लोजली अटैच है, इतना क्लोजली अटैच है कि वो मूव ही नहीं कर सकते हैं। अब ये क्योंकि बहुत क्लोजली अटैच है तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी कैसी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका हमेशा शेप या वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहती है। लाइक आपके पास आइस क्यूब्स होते हैं तो आप उसको एक छोटी सी बॉटल के अंदर जिसका बिल्कुल होल स्मॉल होता है उसके अंदर आप नहीं डाल सकते जब तक आप उसको क्रश नहीं कर लेते हैं। इट मीन्स दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकम्प्रेसिबल। गैस के मॉलिक्यूल्स को सॉरी लिक्विड सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लाइक आप अगर आपके पास एक डेक्स है तो क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं? या अगर आपके पास ब्रिक ईंट ईंट है तो क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं ना। तो हमारे पास जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब इनकम्प्रेसिबल है मतलब उनको प्रेस नहीं कर सकते, तो इट मीन्स दे आर रिजिड, वो सख्त होते हैं। और अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब इसकी डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से भी ज्यादा होती है और गैस से भी ज्यादा होती है। और अगर हम इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी गैस से भी ज्यादा होती हैं और लिक्विड से भी ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। ये हमेशा अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें आइस क्यूब में नजर आ रहा है तो इनकी जो पोजीशन है ये फिक्स रहती है, ये कभी भी एक जगह से मतलब यहाँ से मूव करते हुए यहाँ नहीं जा सकते हैं। लाइक ये अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है दूसरा इसके साथ यहाँ यहाँ जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला मॉलिक्यूल मूव करता 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 इस तरफ चला जाए, ऐसा नहीं है। तो ये जहाँ होते हैं बिल्कुल वहीं के वहीं ही रहते हैं। बट दे ऑसिलेट एट द मीन पोजीशन। ऑसिलेट का मतलब है कि ये अपनी ही पोजीशन पे रहते हुए जस्ट रोटेट कर सकते हैं, हल्का सा मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, लाइक थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकते हैं। ऑसिलेट मीन वाइब्रेट, लिटिल बिट वाइब्रेट कर सकते हैं जस्ट अपनी ही मेन पोजीशन पे रहते हुए। कभी भी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों मूव नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं। सो लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर विच इज द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कैसे स्टेट होती है? अब प्लाज्मा हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जो कि बहुत लेस कॉमन है। ये हमें आमतौर पर इतनी कहीं भी नजर नहीं आ रही होती, मतलब होती तो है लेकिन शायद हमने इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है इसलिए हमें इतना पता नहीं होता इसके बारे में। तो मैं कुछ आपको इस आइडिया दे देती हूँ। हर वो चीज जो कि चमक रही होती है, जो शाइन कर रही होती है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है। लाइक आवर सन, हमारा जो सन है वो फुल ऑफ प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज के अंदर जो पहली चीज आ रही है इसकी वो क्या आ रही है कि दे आर नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब ये एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसे हम बहुत ज्यादा नहीं देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये लेस कॉमन है। नेक्स्ट क्या, इट इज कम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। अब ये ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की बेसिकली दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि मोशन से रिलेटेड होती है, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी होती है जो कि हाइट से रिलेटेड होती है। इट मीन्स कि जो प्लाज्मा की मॉलिक्यूल्स होती हैं वो बहुत तेजी के साथ मूव कर रही होती हैं, उनकी जो मूविंग एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इट एग्जिस्ट इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, सिंपल मीनिंग इसका यही है कि वो तमाम तर ट्यूब्स जिनके अंदर लाइट होती है, जो चमक रही होती हैं। जैसे हमारे पास घरों में जो ट्यूब्स पाई जाती हैं, ट्यूब लाइट्स, वो इस एग्जाम्पल में आ जाता है। लाइक लाइटनिंग, लाइटनिंग दोनों एग्जाम्पल्स आ सकती है। लाइक मतलब जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है वो वाली लाइटनिंग भी, और इवन के जो थंडर होती है, जो कि बादल जब गरज रहे होते हैं तो उसमें जो लाइटनिंग होती है उसको भी हम प्लाज्मा कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेल्डिंग आर्क। वेल्डिंग आर्क, जब हम कोई चीज को वेल्ड कर रहे होते हैं ना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वेल्डिंग, जब लोहे को वेल्ड किया जा रहा होता है मेटल को, तो उसके अंदर से एक चिंगारी से निकल रही होती है लाइट से, ऐसा लग रहा होता है जैसे आग की चिंगारी निकल रही है, तो उसको हम कहते हैं वेल्डिंग आर्क। तो वो भी हमारे पास फुल ऑफ प्लाज्मा होती है।
अब ये प्लाज्मा एक्चुअली होता कैसे है? तो प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज पार्शियली का मतलब होता है हाफ इनकम्प्लीट, आयनाइज्ड। आयनाइज्ड ऐसी चीज जिसको हमने आइंस की फॉर्म में चेंज कर दिया और जिसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव आइंस चार्जेस के अंदर चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास गैस की ही एक फॉर्म है जिसके अंदर हमने गैस को आयनाइज किया होता है, लेकिन कैसा? पार्शली। पार्शली मीन हाफ, मतलब उस गैस को हमने कंप्लीटली आयनाइज नहीं किया हुआ था, उसको हमने हाफ, कुछ हद तक आयनाइज किया हुआ होता है। अब क्योंकि कुछ हद तक उसे आयनाइज किया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज, और आयंस भी होंगे जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों आ जाती हैं। फोटॉन्स, फोटॉन्स भी ऐसे ही है कि जो हमारे पास मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक जैसे कि हमारे पास आयनाइज्ड गैस के अंदर गैस, सिंपल गैस के मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास चार्जेस मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे जैसे प्लाज्मा की एग्जांपल दी गई है, हमारे पास एक प्लाज्मा है जिसके अंदर नेगेटिव साइन भी है, पॉजिटिव साइन भी है, और इसके साथ हमारे पास आइंस भी है, लाइक O3 माइनस दिया हुआ है, N3 फ्री रेडिकल्स भी दिए हुए हैं, HV, ये हमारे पास एनर्जी होती है या लाइट कह सकते हैं आप लोग। होप सो आपको प्लाज्मा का कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है जिसके अंदर मैटर की 4 स्टेट्स को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास आइस है, तो आइस कैसी है? सॉलिड फॉर्म में होती है। जैसे ही हम इस आइस को हीट करें थोड़ा सा, या इस पे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो आइस 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 क्या होती है? वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो मेल्ट होकर किसमें चेंज हो जाती है? वाटर के अंदर। अब जो वाटर है वो भी हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है लिक्विड। और जब हम इसी वाटर को हीट करते हैं, सपोज सन के अंदर रख, सन लाइट में रख दें, धूप में रख दें, तो क्या होगा कि वाटर आहिस्ता आहिस्ता किसमें चेंज होने लग जाएगा? वेपर्स के अंदर। तो ये वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अब वेपर्स हमारे पास क्या है? गैसेस। अब यहाँ से सन से जो लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है वो हमारे पास क्या है? प्लाज्मा। तो यहाँ पे अब प्लाज्मा भी हो गया, गैस भी हो गया, सॉलिड भी हो गया एंड लिक्विड भी हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी जिसके अंदर मैटर की 4 स्टेट्स को दिखाया गया। होप सो कि आपको हमारा ये वाला टॉपिक लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर and also press the bell icon button. Thank you and good luck, students.